नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ कुमार सिंह स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की सामान्य ज्ञान 3100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली ये बुक, जो दोस्तों 2019 या 20 में जो एग्जाम हुई थी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एएलपी स्टेज 1, एएलपी स्टेज 2 की सभी एग्जाम की दोस्तों ये क्वेश्चंस बैंक है। चूंकि यह बुक 2020 के अनुसार अप टू डेट है दोस्तों, तो आगे जितनी भी आने वाली एग्जाम है 2021, 22, 23, 24, 25 सभी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर मेरा सजेशन मानते हैं दोस्तों, तो हम कहेंगे ये यूथ पब्लिकेशन का जीके, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की जो ये दो बुक आती है दोस्तों, इसको शुरू से अंत तक आप एग्जाम से पहले एक बार कर जरूर लीजिएगा दोस्तों। और यह दोनों बुक को हम बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट कर दिए हैं दोस्तों, और जो बचा हुआ है पॉइंट उसको भी हम धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे दोस्तों 4 या 5 दिन में, और ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप ये बुक को शुरू से अंत तक कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल जीके और जीएस से तो इससे तो बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, ये तो हम कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस बुक में न्यूमेरिकल सहित सभी क्वेश्चन पर डिस्कस किया गया है, और प्लस इसका डिस्क्रिप्शन जो है दोस्तों, इसको भी हम लोग शुरू से अंत तक बिल्कुल कंप्लीट किए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और ये जो आने वाली है दोस्तों एग्जाम ग्रुप डी, इसके लिए तो ये अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। यही बुक है दोस्तों यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है दोस्तों, और आरआरबी 2020 में जितनी भी एग्जाम हुई थी उसी का क्वेश्चंस बैंक है। और ये 2019 तक आरआरबी की विभिन्न ऑनलाइन परीक्षाओं की सभी 307 प्रश्न पत्रों ऑल सीट्स का अध्यावरण संकलन है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये टोटल ये अप टू डेट है। और स्टार्ट करने से पहले एक हरिवंश राय बच्चन जी का एक कोट्स है जिसे आप लोगों के बीच हम रखना चाहेंगे, और इस कोट्स को अपने माइंड में रखिएगा दोस्तों। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक अंतिम पंक्ति है दोस्तों, वो सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, वो सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो मेरे दोस्त, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। और याद रखिएगा दोस्तों, समय बिल्कुल रुकती नहीं है, तो आप लोग को बिल्कुल नहीं रुकनी है दोस्तों। जब तक एग्ज़ाम पास नहीं करना है तब तक दोस्तों अच्छी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना है दोस्तों। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मेहनत का फल दोस्तों मीठा होता है। लेट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये हुआ आपसे बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम निकलने वाला है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इस बुक का भाग 5 में दिया हुआ है परंपरागत सामान्य ज्ञान, यानी ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज, और इसको हम लोग आम भाषा में कह सकते हैं दोस्तों स्टैटिक जीके। और सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से स्टैटिक जीके कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप लोगों को पता होगा ही दोस्तों, बहुत ही ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और इसका फर्स्ट चैप्टर है नृत्य, संगीत एवं कला, डांस, म्यूजिक एंड आर्ट्स। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? तिल्लाना, तो याद रखिएगा ये जो तिल्लाना है यह भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति शैली है दोस्तों, तिल्लाना। नेक्स्ट है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखिए। भरतनाट्यम का अंतिम अंश तिल्लाना कहलाता है, और इस अंश में नारी सौंदर्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया जाता है। यह अत्यंत आकर्षक होता है तथा देवीय पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। भरतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की नृत्य शैली है दोस्तों, भरतनाट्यम खास करके तमिलनाडु की।
और इसे सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को याधिर अट्टम भी कहा जाता है। याधिर अट्टम भी भारतनाट्यम को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कथकली। कथकली केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है, उड़ीसा दोस्तों उड़ीसी उड़ीसा का है, कथक उत्तर प्रदेश कह सकते हैं उसका है, उत्तर भारत का होता है दोस्तों। देखिए इसके बारे में, कथक उत्तर प्रदेश की है लोक नृत्य और मणिपुरी मणिपुर की लोक नृत्य है, उड़ीसी उड़ीसा का लोक नृत्य है दोस्तों, कथकली केरल की है। भारत सरकार की सांस्कृतिक मंत्रालय ने 9 क्लासिकल डांस को पहचान दी है, जो भारतनाट्यम तमिलनाडु की है, कथक उत्तर प्रदेश की है, उड़ीसा उड़ीसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, मणिपुरी ये मणिपुर का है, और सतरिया सतरिया कहाँ का है दोस्तों, एक तरह से कह सकते हैं राजस्थान की है सतरिया, और ये असम में भी है कुछ है दोस्तों। छऊ ये झारखंड बिहार झारखंड की है छऊ। कथकली केरल का क्लासिकल डांस है। यह नृत्य प्रमुख रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य विशाल विस्तृत वेशभूषा, अद्भुत मेकअप शैली, मुखौटा और गहने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों यह नृत्य। नेक्स्ट तीसरा नंबर, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? अनाज काटने के समय तो याद रखिएगा भांगड़ा। पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है दोस्तों? तो भांगड़ा प्रचलित है। पंजाब का भांगड़ा लोक नृत्य है। देखिए इसके बारे में, भांगड़ा पंजाब की लोक नृत्य शैली है। यह नृत्य बैसाखी के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोग परंपरागत रूप से भांगड़ा नृत्य करते हैं, और भांगड़ा के दौरान लोग पंजाबी भाषा में गीत गाते हैं तथा लुंगी व पगड़ी बांधे लोगों के घेरे में एक व्यक्ति ढोल बजाता है, याद रखिएगा। और देखिए ये असम का है बिहू। बिहू का असम है दोस्तों, याद है असम का लोक नृत्य बिहू है। राजस्थान का खास करके घूमर है दोस्तों। महाराष्ट्र का लावनी है। गुजरात का गरबा है। मध्य प्रदेश का पंडवानी है। पंडवानी दोस्तों ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है, याद रखिए। कथकली केरल की है। मोहिनीअट्टम भी केरल का ही है। नेक्स्ट 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? आवश्यक रूप से एकल नृत्य कौन सी है दोस्तों? तो याद रखिए मोहिनीअट्टम ये एकल नृत्य होता है। निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम। देखिए इसके बारे में, मोहिनीअट्टम केरल राज्य का एकल लोक नृत्य है, और इसका प्रथम संदर्भ याद रखिए मंजा मंगलम नारायण नबूदरी द्वारा संकलित व्यवहार माला में पाया जाता है दोस्तों, जो 16वीं शताब्दी में रचा गया। मोहिनीअट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह देवदासी नृत्य विरासत व उत्तराधिकारी भी माना जाता है दोस्तों। कर्नाटक का यक्षगान और करगा ये कर्नाटक का है दोस्तों। यक्षगान और करगा कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम भी ये आंध्र प्रदेश और केरल की है दोस्तों, याद रखिएगा। और असम की बिहू, नागा नृत्य, बिछुआ, नट पूजा और महारास ये असम की है। और गरबा, डांडिया, रास, भवई, ये मणिहारी और याद रखिए लासिया ये कहाँ की है? गुजरात की लोक नृत्य है, याद रखिए। जम्मू कश्मीर की राउफ, हिकात, दमाली ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। तमिलनाडु की भारतनाट्यम और कुंभी काबड़ी मणिपुर का है दोस्तों। नूपा नृत्य ये मणिपुर का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा तमाशा। ये तमाशा जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, तमाशा। देखिए इसके बारे में, तमाशा महाराष्ट्र की एक लोक नृत्य है। यह मुख्यतः कोल्हाटी समुदाय द्वारा किया जाता है, और इस कला को प्रस्तुत करने के लिए किसी मंच इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। इसे किसी भी खुले स्थान पर किया जा सकता है तमाशा को। भारतनाट्यम तमिलनाडु की लोक नृत्य है भारतनाट्यम। कथक उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है या फिर उत्तर भारत का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है दोस्तों। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है।
याद रखिएगा। और यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है 6 नंबर शुभा मृदुल डैश से संबंधित है। शुभा मृदुल किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये जो शुभा मृदुल है ये बिल्कुल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। शुभा मृदुल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है दोस्तों। इसके बारे में देखिए, शुभा मृदुल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ख्याल, ठुमरी, दादरा की भारत की एक प्रसिद्ध गायिका है। इन्हें सन 2000 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है दोस्तों। किसको दोस्तों? तो शुभा मृदुल को, याद रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर है, किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल, याद रखिए, मणिपुरी में। तो किस में दोस्तों? मणिपुरी में पहनते हैं। और इसके बारे में अच्छी तरह से देखिए, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य वैष्णव धर्म से प्रभावित है और इस नृत्य शैली में राधा कृष्ण की रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। कथक उत्तर भारत का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट 8 नंबर है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी दोस्तों? तो तमिलनाडु में भारतनाट्यम की उत्पत्ति हुई थी। भारतनाट्यम तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। भारतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा हिंदू देवकुल के महान त्रिदेव में से प्रथम नाटक शास्त्र या नृत्य विज्ञान है। पहले इसे सादिर या दासी अट्टम और तंजावुरना नट्यम के नाम से जाना जाता था। भारतनाट्यम की तकनीक में हाथ, पैर, मुख व शरीर संचालन के समन्वय के 64 सिद्धांत हैं, जिनका निष्पादन नृत्य पाठ्यक्रम के साथ किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य 9 है दोस्तों। इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि क्लासिकल नृत्य ये 9 है टोटल। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बुगागू, क्या दोस्तों? बुगागू नहीं है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। जबकि बुगाकू जो है दोस्तों, याद रखिए, बुगाकू जापानी परंपरागत नृत्य है। निम्न में से बुगाकू नृत्य जापानी परंपरागत नृत्य है। शेष तीनों नृत्य कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। मणिपुर याद रखिएगा, मणिपुर का लोक नृत्य है। उड़ीसा नृत्य उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, उड़ीसा नृत्य। नेक्स्ट 10 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसा से संबंधित है? तो याद रखिए, ओडिसी है तो उड़ीसा हो जाएगा बिल्कुल। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा के पारंपरिक नृत्य, उड़ीसा का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ था और इस नृत्य में त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसका अर्थ है शरीर को 3 भागों में बांटना। सिर, शरीर और पैर मुद्राएं और अभिव्यक्तियां भारतनाट्यम के समान होती है। और ओडिसी नृत्य में कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार के बारे में कथाएं बताई जाती है और इसके प्रमुख कलाकार संयुक्त पाणिग्रही, सोनल मानसिंह और किरण सहगल तथा माधवी मृदुगल है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, मिलान कीजिए। एक साइड है दोस्तों नृत्य का प्रकार, दूसरे साइड है राज्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसको मिलान करके आपको आंसर देनी है। बिहू, ये तो जानते हैं बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? बिहू, ये जो बिहू है ये तो आप लोग जानते हैं। बिहू असम का लोक नृत्य है। गरबा गुजरात का है। और ये जो तमसा है दोस्तों, ये तमसा बिल्कुल कहाँ का है? तमसा उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी देखिए, बिहू कहाँ का है? असम का है। बिहू असम का है दोस्तों, अच्छी तरह से इसको देखिए। 11 का, बिहू असम का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है
और उसके बाद तमसा, तमसा जो है ये तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तमाशा नौटंकी उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, पी का 3 हो जाएगा दोस्तों, क्यू का 1 हो जाएगा, आर का 4 हो जाएगा, एस का 2 हो जाएगा। देखिए बिहू असम का लोक नृत्य है, गरबा गुजरात का, तमाशा महाराष्ट्र का, नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके बारे में देखिए, बिहू असम का लोक नृत्य है, गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, तमसा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों। नेक्स्ट 12 नंबर है, गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गरबा नृत्य। याद रखिए ये जो गरबा नृत्य है दोस्तों ये गुजराती नृत्य है। गरबा नृत्य, गरबा नृत्य गुजराती नृत्य है। इसके बारे में देखिए, गरबा नृत्य गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है जो गीत, नृत्य और नाटक की समृद्ध परंपरा का निरूपण करता है। यह मिट्टी के मटके जिसे गरबो कहते हैं को पानी से भरकर इसके चारों ओर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गरबा गुजरात की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, होली और अन्य उत्सवों में किया जाता है। इसे गर्भद्वीप भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा गरबा को। नेक्स्ट 13 नंबर, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा, तो गिद्दा जो है दोस्तों ये पंजाब का लोक नृत्य है। गिद्दा, गिद्दा पंजाब का लोक नृत्य है। इसके बारे में देखिए, गिद्दा पंजाब में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। यह एक याद रखिए खुशनुमा नृत्य है जिसमें एक गोले में बोलियां गाई जाती है तथा तालियां बजाई जाती है। दो प्रतिभागी घेरे से निकलकर समर्पण भाव से सस्वर बोली सुनाती है, वो अभिनय करती है जबकि शेष समूह में गाती है। यह पुनरावृत्ति 3 से 4 बार होती है। प्रत्येक बार दूसरी टोली होती है जो एक नई बोली से शुरुआत करती है दोस्तों। नेक्स्ट 14 नंबर, कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारत राज्य डैश की शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। और इसके बारे में अच्छी तरह से देखिए, कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व राज्य आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है और इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के देवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस परंपरागत नृत्य का अभ्यास करते हैं दोस्तों। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है दोस्तों पुलिकली, क्या? तो पुलिकली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य है? पुलिकली। ये जो पुलिकली है दोस्तों यह केरल का लोक नृत्य है। पुलिकली, देखिए इसके बारे में, पुलिकली केरल राज्य का लोक नृत्य शैली है। यह ओणम पर्व के दौरान मनाया जाता है। इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों लोग भाग लेते हैं। इसमें बाघ की तरह का कपड़ा पहनकर नृत्य किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा पुलिकली में। नेक्स्ट 16 नंबर है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की लोक नृत्य है? मोहिनी अट्टम। तो ये जो मोहिनी अट्टम लोक नृत्य है दोस्तों यह केरल का है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? केरल का लोक नृत्य है मोहिनी अट्टम। इसके बारे में देखिए, मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्ध शास्त्रीय नृत्य है जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। और मोहिनी का अर्थ ऐसी महिला जो देखने वालों का मन मोह ले, और मोहिनी को भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रमुख अवतार माना गया है दोस्तों, मोहिनी। नेक्स्ट 17 नंबर, मोहिनी अट्टम दक्षिण भारत से विशेष रूप से भारत ने डैश राज्य का पारंपरिक नृत्य है मोहिनी अट्टम। तो अभी जस्ट हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में दोस्तों। तो मोहिनी अट्टम केरल का है। देखिए 18 नंबर है, क्या ओ समान या भिन्न को पहचानना है। अब देखिए इसमें बहुत ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हिप हॉप हो जाएगा। ओडिसी, कथकली, भारतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य है, जबकि हिप हॉप ये अलग सा नृत्य है दोस्तों। हिप हॉप नृत्य मुख्यतः हिप हॉप संगीत पर किए जाने वाले सामाजिक नृत्य या कोरियोग्राफ की गई नृत्य शैली है जो 1970 में यूनाइटेड स्टेट्स में युवा व श्वेत लोगों के बीच शुरू हुआ था। और इसमें रैप संगीत और भित्ति चित्रकला शामिल है। जबकि उड़ीसा कथकली केरल, भारतनाट्यम तमिलनाडु भारतीय शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों ये सभी। 19 नंबर देखिए, नीचे 4 स्थान दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित है और एक भिन्न है। भिन्न का चयन करना है दोस्तों, भिन्न का चयन करके आपको आंसर देनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक उत्तर भारत। देखिए 19 का बिल्कुल भिन्न जो है उसको चयन करके बना, कथक उत्तर भारत या उत्तरी भारत। देखिए इसके बारे में, कुचिपुड़ी
कुचिपुड़ी जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, बिहू असम का लोक नृत्य, भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य, गरबा गुजरात का लोक नृत्य, कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों, कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। और तरंग मेल गोवा का लोक नृत्य, तरंग मेल, कथकली केरल का लोक नृत्य है, और उड़ीसी उड़ीसा का लोक नृत्य है दोस्तों, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, तरंग मेल गोवा का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, कथकली डैश का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है कथकली। कथकली दोस्तों केरल का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? कर्नाटक संगीत का एक राग कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, क्या तो सिंधु भैरवी। सिंधु भैरवी ये कर्नाटक संगीत का एक राग है, सिंधु भैरवी। देखिए इसके बारे में, सिंधु भैरवी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का एक राग है जो प्रातःकाल गाया जाता है, जबकि ठुमरी, ख्याल तथा टप्पा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का राग है। क्या तो ठुमरी, ख्याल तथा टप्पा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का राग है, जबकि सिंधु भैरवी एक कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का एक भाग है जो प्रातःकाल गाया जाता है। नेक्स्ट 22 नंबर, डैश भारत की गजल क्वीन है जिसे 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? गजल क्वीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या बेगम अख्तर। बेगम अख्तर गजल क्वीन के नाम से जाना जाता था। देखिए बेगम अख्तर भारत की गजल क्वीन है जिसे 1975 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, बेगम अख्तर को दोस्तों। देखिए इसके बारे में, बेगम अख्तर भारत की गजल क्वीन कहलाती थी। इन्हें 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इनका जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बेगम अख्तर गजल, ठुमरी और दादरा गायन शैली की बेहद लोकप्रिय गायिका थी दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट 23 नंबर है, पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराना से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल क्या ग्वालियर घराना के। पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराने से संबंधित थे, तो ग्वालियर घराना का। देखिए इसके बारे में, पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने से संबंधित थे और इसके अतिरिक्त किराना घराने से संबंधित करीम खां, याद रखिए करीम खां है दोस्तों किराना घराने से संबंधित, बनारस घराने से संबंधित सितारा देवी और रामपुर घराना से संबंधित गुलाम मुस्तफ़ा खान प्रसिद्ध हिंदुस्तानी संगीत के घराने से संबंधित है दोस्तों। 24 नंबर है, याद रखिएगा, थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल केरल में। याद रखिएगा, क्या तो थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किए जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो केरल में है दोस्तों। देखिए थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किए जाने वाला नृत्य है जो मूलतः केरल राज्य में प्रचलित है दोस्तों। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, लोक नृत्य शैली यक्षगानम किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? लोक नृत्य शैली यक्षगानम किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये कर्नाटक से यक्षगान जुड़ी हुई है। देखिए कर्नाटक का क्या क्या है, यक्षगान, डोलू, कुणिथा इत्यादि ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। तेलंगाना का पेरिना, याद रखिए शिव तांडवम योद्धाओं का नृत्य, बोनालू इत्यादि ये तेलंगाना का है। उड़ीसा का उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य सवारी और मुनरी इत्यादि है, जबकि तमिलनाडु का भारतनाट्यम, कावड़ी आदि लोक नृत्य है दोस्तों। नेक्स्ट 26 नंबर है, ठुमरी जो अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है कि रानी के रूप में किसे जाना जाता है? ठुमरी की रानी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या तो गिरजा देवी को। किसको? तो गिरजा देवी को जाना जाता है ठुमरी का। देखिए इसके बारे में, ठुमरी अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत का एक आम शैली है और इसमें रस, रंग और भाव की प्रधानता होती है। इसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव सौंदर्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विविध भावों को प्रकट करने वाली शैली है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और इस शैली की रानी के रूप में गिरजा देवी को जाना जाता है जो बनारस घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। नेक्स्ट 27 नंबर है दोस्तों, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरिना तांडवम। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है दोस्तों? पेरिना तांडवम।
नेक्स्ट दोस्तों इसके बारे में देखिए, तेलंगाना की संस्कृति में लोक नृत्य की भूमिका अहम होती है। यहाँ का प्राचीन नृत्य पेरिना तांडवम है, जिसे हाल के दिनों में पुनर्जीवित किया गया है। यह काकतीय वंश के दौरान तेलंगाना में प्रचलित और समृद्ध हुआ और इसे योद्धाओं का नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य आमतौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, पेरिना तांडवम। नेक्स्ट 28 नंबर, डैश को संस्कृत पाठ में यह याद रखिएगा शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल किसको दोस्तों, संतूर को। संतूर को संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार होते हैं दोस्तों। कितने तार होते हैं? 72 तार होते हैं। संतूर एक वाद्य यंत्र है। संतूर को संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है। संतूर अखरोट की लकड़ी से बना होता है तथा उसमें 72 तार होते हैं जो 2 हल्की नक्काशीदार लकड़ी के मेलेट के साथ बजाए जाते हैं। और याद रखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? मल्लिका साराभाई का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों। मल्लिका साराभाई का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। देखिए, मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। यह मंच अभिनेत्री, निर्देशक और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। यह नर्तकी मृणालिनी साराभाई और प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी है दोस्तों। ये याद रखिएगा। क्या मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। यह मंच अभिनेत्री, निर्देशक और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। यह नर्तकी मृणालिनी साराभाई और प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी है। नेक्स्ट 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्यागराज। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो त्यागराज एक है दोस्तों। देखिए, त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षिता और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है, जबकि पुरंदरदास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। कर्नाटक शैली का पिता पुरंदरदास को कहा जाता है दोस्तों, जबकि त्यागराज, मधुस्वामी दीक्षिता और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है। 31 नंबर, कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य देश में हुआ था, कथकली। तो याद रखिएगा, कथकली दोस्तों केरल में हुआ था और यहीं का लोक नृत्य भी है। देखिए, केरल का लोक नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम है। तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। उड़ीसा का उड़ीसी है। उत्तर प्रदेश का कथक है। मणिपुर का मणिपुरी है और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी लोक नृत्य है दोस्तों। कर्नाटक का यक्षगान लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तमाशा जैसे ही आ गया दोस्तों तो इसका तो महाराष्ट्र हो जाएगा। तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसके बारे में देखिए, तमाशा भारत के लोक नाटक का श्रृंगारिक रूप है जो पश्चिम भारत के महाराष्ट्र राज्य में 16वीं शताब्दी में शुरू हुई और इस लोक कला के माध्यम से महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है। इसमें ढोलकी, ड्रम और तुनतुनी, मजीरा, डफ, हारमोनियम और घुंघरुआओं का प्रयोग किया जाता है दोस्तों तमाशा में। यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौपेली या चापेली। कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा चापेली। देखिए इसके बारे में, चापेली या छपेली कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों तथा वसंत ऋतु के समय पर किया जाता है। याद रखिएगा चापेली। नेक्स्ट 34 नंबर, क्या कृष्णानट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? कृष्णानट्टम। तो यार ये जो कृष्णानट्टम है दोस्तों, तो ये बिल्कुल केरल का है। नट्टम, अट्टम, ओट्टम जो भी आएगा ये सभी आएगा केरल से दोस्तों। केरल का है कृष्णानट्टम। कि देखिए, कृष्णानट्टम केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। यह 8 नाटकों की श्रृंखला में कृष्ण की कहानी प्रस्तुत करता है दोस्तों।
नेक्स्ट है 35 नंबर, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बिहू। बिहू तो आप लोग जानते हैं असम का लोक नृत्य है दोस्तों बिहू। देखिए बिहू असम का लोक नृत्य है। अन्य राज्यों के प्रमुख नृत्य देखिए, अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य और बारछो नृत्य। याद रखिए मुखौटा नृत्य और बारछो नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश का है, जबकि उड़ीसी और घुमरा ये उड़ीसा का है दोस्तों। उड़ीसी और घुमरा लोक नृत्य ये उड़ीसा का है। हरियाणा का धमाल नृत्य, घूमर, सांग नृत्य ये कहाँ का है दोस्तों? हरियाणा का। धमाल नृत्य, घूमर और सांग नृत्य ये हरियाणा का लोक नृत्य है। 36 नंबर है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? कथकली तो केरल की है। ये तो बहुत बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, घबरानी नहीं है, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी अच्छी से आपको कंफ्यूज माइंड से दूर हो रहा है दोस्तों। केरल का कथकली शास्त्रीय नृत्य है। ओट्टम थुलाल केरल का है। और याद रखिएगा पादयानी ये भी केरल का ही लोक नृत्य है। उड़ीसा का उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। और घुमरा है, और या घुमरा और मुनरी छऊ ये यहाँ का है दोस्तों? उड़ीसा का। ये जो छऊ है ये याद रखिएगा दोस्तों, ये झारखंड में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। और उसके बाद क्या है? घंटा, मर्दाला, कुंभी, सिद्धि, मधुरी आदि ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। असम का बिहू, असम का है दोस्तों देखिए बिहू, बिछुआ, नट पूजा, नागा नृत्य इत्यादि जो है दोस्तों ये असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट 37 नंबर है, पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत के नृत्य का निर्देशन किया। वे भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए प्रख्यात है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। क्या पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत के नृत्य का निर्देशन किया? वे भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए प्रख्यात है? तो कथक का दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्ष 2016 में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने मोहे रंग दे लाल का निर्देशन पंडित बिरजू महाराज ने किया था। और इनका संबंध कथक से है। कथक उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। और इस नृत्य में विभिन्न भाव, मुद्राओं और अंग संचालन द्वारा कथक को अभिव्यक्त किया जाता है। और इसके प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी और भारती गुप्ता इत्यादि ये सभी है दोस्तों। नेक्स्ट 38 नंबर, भारत का लोक नृत्य नहीं है। कौन भारत का लोक नृत्य नहीं है दोस्तों? तो याद रखिएगा भारत का लोक नृत्य कौन नहीं है? तो ये मोहिनीअट्टम भारत का लोक नृत्य नहीं है दोस्तों, मोहिनीअट्टम। बाकी सब है। अभी इसके बारे में अच्छी तरह से देखिए। मोहिनीअट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। जबकि कालबेलिया राजस्थान, राउफ जम्मू कश्मीर, लावनी महाराष्ट्र ये तीनों भारत के लोक नृत्य है। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में दोस्तों अंतर होता है। और ये मोहिनीअट्टम ये शास्त्रीय नृत्य है, जबकि लावनी, कालबेलिया, रौफ ये सभी लोक नृत्य है दोस्तों। ये आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का? मोहिनीअट्टम तो केरल का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। अब इसके बारे में देखिए। मोहिनीअट्टम भारत के केरल राज्य का सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। महाराष्ट्र का लावनी है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम है, राजस्थान का घूमर है, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम लोक नृत्य है दोस्तों। नेक्स्ट 40 नंबर, कूद नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य रूप है दोस्तों। कूद नृत्य, ये जो कूद नृत्य होता है दोस्तों ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर का कूद नृत्य है। जम्मू कश्मीर का कूद नृत्य देखिए, कूद नृत्य जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। यह कूद लोक देवता के सम्मान में एक अनुष्ठान नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट राखल लीला या लीला राखल किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला। तो याद रखिएगा दोस्तों यह बिल्कुल असम का लोक नृत्य है राखल लीला। राखल लीला असम का लोक नृत्य है। असम के अन्य नृत्य बिहू, बिछुआ और नागा नृत्य है। हरियाणा का खेरा, घोड़ा, स्वांग इत्यादि ये सभी नृत्य है। केरल का कथकली, मोहिनीअट्टम लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश का तेरह ताली, जावरा और माच ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। तेरह ताली याद रखिएगा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है 42 नंबर, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का। तो याद रखिएगा तमिलनाडु का करगम सबसे लोकप्रिय नृत्य है तमिलनाडु का। भारतनाट्यम भी है लेकिन करगम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नृत्य है करगम। देखिए इसके बारे में, करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का है। और कुडियाट्टम कथकली केरल का है दोस्तों, ये शास्त्रीय नृत्य है।
नेक्स्ट 43 नंबर, घूमर डैश का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है घूमर। तो याद रखिए ये जो घूमर है ये राजस्थान का लोक नृत्य है दोस्तों घूमर। देखिए घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है और इस नृत्य का विकास भील कबीलों ने किया और भील मध्य भारत की एक जनजाति है। इस नृत्य में औरतें घूंघट लगाकर और एक घुमावदार पोशाक जिसे घाघरा कहते हैं यही पहनकर नृत्य करती है दोस्तों। नेक्स्ट 44 नंबर, घूमर डैश का लोकप्रिय नृत्य है घूमर। तो घूमर दोस्तों ये राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है घूमर राजस्थान का। नेक्स्ट 45 नंबर, राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो घूमर है लोक नृत्य है दोस्तों राजस्थान का, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर, पंडित जसराज किस क्षेत्र से में प्रख्यात है? जसराज, याद रखिएगा ये जो जसराज है दोस्तों ये बिल्कुल शास्त्रीय संगीतकार हैं पंडित जसराज। पंडित जसराज भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक है। पंडित जसराज का जन्म 1930 ईस्वी में हुआ था। पंडित जी का संबंध मेवाती घराने से है। पंडित जी का संबंध किससे है दोस्तों? पंडित जसराज का मेवाती घराने से है। नेक्स्ट 47 नंबर का, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है वह कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? समीर अंजाम। समीर अंजान बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है उसका नाम है समीर अंजान। देखिए इसके बारे में, बॉलीवुड के गीतकार समीर अंजान ने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया और इस खिताब के साथ समीर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले दुनिया के पहले गीतकार बन गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट 48 नंबर, डैश भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुचिपुड़ी। क्या दोस्तों? कुचिपुड़ी नहीं है। कुचिपुड़ी भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। कुचिपुड़ी क्या है दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य शैली है। देखिए कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है जबकि अन्य लोक नृत्य की श्रेणी में आते हैं। झारखंड का छऊ है, छत्तीसगढ़ का राउत नाचा है और राजस्थान का कालबेलिया है। ये छऊ दोस्तों उड़ीसा में भी यह नृत्य है दोस्तों, छऊ उड़ीसा का भी। नेक्स्ट है, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? मृणालिनी साराभाई, तो याद रखिए दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्यांगना थी। याद रखिए मृणालिनी साराभाई। देखिए इसके बारे में, मृणालिनी साराभाई का जनवरी 2016 में निधन हो गया। वे शास्त्रीय नृत्यांगना था तथा दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला भारतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। उन्हें अम्मा के तौर पर जाना जाता था। और याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य में योगदान तथा उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और यह केरल की रहने वाली थी दोस्तों। कौन? तो मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट दोस्तों 50 नंबर, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों यह बिल्कुल भारतनाट्यम से जुड़ी हुई थी मृणालिनी साराभाई। देखिए इसके बारे में, मृणालिनी साराभाई ने दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य का कला भारतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? कुचिपुड़ी, ये जो कुचिपुड़ी है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। देखिए कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के आंध्र प्रदेश से हुआ है। यह भारत के प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह नृत्य मूलतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र का याद रखिए तमाशा और लावनी ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और उसके बाद तमिलनाडु का भारतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का या उड़ीसी ये शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। 52 नंबर है, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? मांच, मांच दोस्तों मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। मांच, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का। मांच मालवा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है और इस नृत्य की जन्म स्थली उज्जैन मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट 53 नंबर देखिए, आप रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हैं? आप रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा वह एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी नृत्यांगना और भारतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी दोस्तों। आप रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों वह एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी नृत्यांगना और भारतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। नेक्स्ट दोस्तों, रुक्मणी देवी अरुणडेल प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना है। इन्होंने भारतनाट्यम में एक अपनी परंपरा प्रारंभ की और ये भारतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी और इनका जन्म तमिलनाडु के याद रखिए मदुरै जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इसीलिए ये ब्रह्म विद्यावादी थी दोस्तों।
नेक्स्ट 54 नंबर, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी। तो याद रखिए ये जो नौटंकी है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी। देखिए नौटंकी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, बिहू असम का लोक नृत्य है, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है, जबकि तमाशा और लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, कथकली मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है। तो याद रखिए तथा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों। 55 नंबर है, क्या है? राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राम खेलिया। राम खेलिया जो है दोस्तों, ये बिहार का लोक नृत्य है। राम खेलिया, राम खेलिया ये बिहार का लोक नृत्य है दोस्तों। देखिए राम खेलिया बिहार का एक लोक नृत्य है। अन्य लोक नृत्यों में केरल की कथकली, मोहिनीअट्टम आदि है दोस्तों। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे चित्रकला पेंटिंग के बारे में। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध थे? राजा रवि वर्मा, ये जो राजा रवि वर्मा थे दोस्तों, ये चित्रकार से या चित्रकारी से संबंधित थे। राजा रवि वर्मा चित्रकारी से। देखिए राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे, जिन्होंने भारतीय कला के इतिहास में महानतम चित्रकारों में गिना जाता है। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संस्कृति और पुरानी कथाओं, महाभारत और रामायण और उनके पात्रों का जीवन चित्रण किया है। सन 1904 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इन्हें ब्रिटिश एम्परर की ओर से केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया तथा उनके सम्मान में मेवेली काड़ा और केरल में एक फाइन आर्ट्स कॉलेज की स्थापना किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला या चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ। कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों लखनऊ प्रसिद्ध है। लखनऊ शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, जबकि हैदराबाद को निजामों या मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है तथा उड़ीसा में स्थित पुरी 4 पवित्र स्थानों में से एक है दोस्तों। नेक्स्ट 58 नंबर देखिए, क्या है? तो म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास डैश तक हुआ था? म्यूरल पेंटिंग्स का याद रखिए, ये म्यूरल पेंटिंग्स का विकास जो है दोस्तों 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी में हुआ था। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था म्यूरल पेंटिंग का भारत में विकास। याद रखिएगा म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक हुआ और यह सबसे पुरानी चित्रकला है। प्रागैतिहासिक युग के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद लोगों द्वारा मिट्टी का प्रयोग दीवारों पर चित्र बनाने के लिए किया जाने लगा दोस्तों। 59 नंबर, हाल ही में सुर्खियों में रहा एक चित्रकारी रूप कलमकारी किस शास्त्रीय या किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कलमकारी। ये जो कलमकारी है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है कलमकारी। देखिए कलमकारी एक शिल्पकला है जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में विख्यात है दोस्तों। 60 नंबर, द लास्ट सफर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी ने किया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है डी नंबर, इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में देखिए दोस्तों क्या है? द लास्ट सफर 15वीं शताब्दी में प्रसिद्ध इतालवी चित्रकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है। यह तस्वीर मिलान शहर के सांता मारिया डेल ग्राजी चर्च में एक दीवार पर चित्रित है और यह विश्व में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक अध्ययन की जाने वाली कलाकृतियों में से एक है दोस्तों। याद रखिएगा द लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची की है। नेक्स्ट मधुबनी या मधुबनी चित्रकला शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी। तो याद रखिए ये जो मधुबनी है दोस्तों, यह बिल्कुल बिहार से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला, देखिए मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार से है। मधुबनी चित्रकला में धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार का चित्र बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग एक प्रकार की फोक लोक पेंटिंग है जो मिथिला के नेपाल और बिहार के क्षेत्र में बनाई जाती है। इसे मूल रूप से झोपड़ियों की दीवार बनाया जाता है, परंतु वर्तमान में यह कपड़े, पेपर या कैनवास पर बनाई जाती है। धातव्य है कि बिहार के मधुबनी जिले में इसका केंद्र होने के कारण इसे मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, इनमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तो मधुबनी। इनमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है? तो मधुबनी।
नेक्स्ट 63 नंबर, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अतुल डोडिया। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी दोस्तों? तो अतुल डोडिया। देखिए, अतुल डोडिया ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला क्या है दोस्तों? तो याद रखिए, ये मधुबनी कला ये बिहार में प्रचलित लोक कला है। मधुबनी कला, देखिए, मधुबनी कला बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। यह लोक कला मिथिला क्षेत्र, दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल में प्रचलित है दोस्तों, मधुबनी कला। नेक्स्ट है क्या है? तो ये चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही। यह किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? चेरियल चित्रकला। ये जो चेरियल चित्रकला है दोस्तों, ये तेलंगाना से संबंधित है, चेरियल चित्रकला। देखिए इसके बारे में, हाल ही में सुर्खियों में रही चेरियल चित्रकला की एक महत्वपूर्ण शैली है जो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। और मधुबनी चित्रकला बिहार से है, वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र से है। वर्ली चित्रकला दोस्तों महाराष्ट्र से है। और याद रखें, पट चित्रकारी ये उड़ीसा से है। और कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से है। गोंड चित्रकारी मध्य प्रदेश से है। फंड चित्रकारी राजस्थान से। फंड चित्रकारी काली घाट चित्रकला याद रखिए ये पश्चिम बंगाल का है। मधुबनी चित्रकला बिहार का है। वर्ली चित्रकला दोस्तों महाराष्ट्र का है। और पटचित्र चित्रकला ये उड़ीसा का है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश का है। गोंड चित्रकला या चित्रकारी ये मध्य प्रदेश का है। फंड चित्रकारी राजस्थान का है। काली घाटी या काली घाट चित्रकला ये ये पश्चिम बंगाल का है दोस्तों। नेक्स्ट है फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? फुलकारी किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है दोस्तों? तो याद रखिए बी नंबर पंजाब। फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो पंजाब की है। क्या रेशम के धागों से तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियों को बनाने की कढ़ाई फुलकारी के नाम से जानी जाती है? यह मुख्य रूप से पंजाब तथा जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध याद रखिएगा दोस्तों क्या है? ये चित्रकाली है। नेक्स्ट प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फेमस बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? कालिदास द्वारा किसकी रचना की गई है? तो ये तो इजी है दोस्तों, कुमार संभवम। देखिए इसके बारे में, कालिदास की है कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ढेर सारी है दोस्तों। और याद रखिए भवभूति का है तो महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित, ये भवभूति के दोस्तों। भवभूति का है महावीर चरित्र, मालती माधव, उत्तर रामचरित। और भारवी का है याद रखिए कृतार्जुनियम, ये भारवी का कृतार्जुनियम किसका है दोस्तों? भारवी की है रचना है। अतः दिए गए विकल्पों में से कुमार संभवम कालिदास की रचना है। 68 नंबर, नो स्पिन नामक पुस्तक डैश की आत्मकथा। नो स्पिन नामक, तो याद रखिएगा सेन वार्न का। किसकी है दोस्तों? सेन वार्न की आत्मकथा है नो स्पिन नामक पुस्तक। देखिए इसके बारे में, पुस्तक नो स्पिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर सेन वार्न की आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं, चुनौतियों तथा कुछ घृणित नियमों और अपने आसपास वो सत्य के बारे में लिखा है। और सेन वार्न को खेल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में माना जाता है। उन्होंने 1000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट ले चुके हैं दोस्तों सेन वार्न। नेक्स्ट 69 नंबर, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? ये तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। वर्ष 1913 ईस्वी में इसी कविता संग्रह के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों, याद रखिएगा इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए इसके बारे में, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया विंग्स फ्रीडम और गुबार ए खातिर ये अब्दुल कलाम आज़ाद की दोस्तों। अब्दुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंग्स फ्रीडम, विंग्स ऑफ फायर ये एपीजे अब्दुल कलाम की है। जबकि इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम की है दोस्तों, या अब्दुल कलाम की है, याद रखिए। इंदिरा गांधी इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ इंदिरा गांधी की है। इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ ये इंदिरा गांधी की पुस्तक है दोस्तों। और जवाहरलाल नेहरू की भारत की खोज एंड ऑटोबायोग्राफी विश्व इतिहास की झलक ये जवाहरलाल नेहरू की है दोस्तों। विश्व इतिहास की झलक एंड ऑटोबायोग्राफी भारत की खोज ये जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख पुस्तक हैं दोस्तों। नेक्स्ट 71 नंबर, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव याद रखिए
थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नमिता गोखले। किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया दोस्तों? तो नमिता गोखले ने किया है। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में, भारतीय लेखक नमिता गोखले ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। और इनकी अन्य कृतियों में ए हिमालयन लव स्टोरी और द बुक ऑफ शेडोज पुस्तक है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट 72 नंबर, निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस एगस्टस ऑड्स लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों बिल्कुल सानिया मिर्जा ने। क्या निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस एगस्टस ऑड्स लिखी है दोस्तों? तो सानिया मिर्जा ने लिखी है। नेक्स्ट देखिए, एस एगस्टस ऑड्स प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की आत्मकथा है जो जुलाई 2016 में प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक में सानिया मिर्जा ने अपने टेनिस करियर में आने वाले उतार चढ़ाव का वर्णन किया है दोस्तों। नेक्स्ट 73 नंबर, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने याद रखिए एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी? एन अनसुटेबल बॉय किसने लिखी है दोस्तों? ये तो आप लोग जानते हैं, करण जौहर। क्या दोस्तों क्या है? तो किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने याद रखिए एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? तो करण जौहर ने लिखी है दोस्तों। अब इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से देखिए, क्या है एन अनसुटेबल बॉय? सुटेबल बॉय नहीं है दोस्तों, देखिए इसके बारे में क्या है। एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के फिल्म निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित एक आत्मकथात्मक पुस्तक है। प्रसिद्ध उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान, ये सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार खुशवंत सिंह की है ट्रेन टू पाकिस्तान। और 1956 में अमेरिका के ग्रोव प्रेस अवार्ड से पुरस्कृत उपन्यास है दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान। अनसुटेबल बॉय नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचयिता विक्रम सेठ है। अनसुटेबल बॉय किसने लिखा है दोस्तों? विक्रम सेठ लिखा है। अनसुटेबल बॉय ये करण जौहर ने लिखा है दोस्तों। और ट्रेन टू पाकिस्तान ये बिल्कुल खुशवंत सिंह ने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान। 74 नंबर देखिए, किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा अरविंद अडिगा। किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? अरविंद अडिगा ने किया है दोस्तों। देखिए, सिलेक्शन डे उपन्यास के लेखक अरविंद अडिगा हैं और इस पुस्तक में भारत में क्रिकेट के प्रति रुचि और जुनून का वर्णन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है 75 नंबर, लॉन फॉक्स डॉसिंग माय ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रस्किन बॉन्ड। क्या है? रस्किन बॉन्ड है। लॉन फॉक्स डॉसिंग माय ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है दोस्तों। इसके बारे में देखिए, लॉन फॉक्स डॉसिंग माय ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया? विंग्स ऑफ फायर, तो याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर ने किया है। एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, याद रखिएगा विंग्स ऑफ फायर। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसका है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। द विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम 1999 भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके सह लेखक अरुण तिवारी है और इसमें अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर लगभग 1999 ईस्वी तक के जीवन सफर के बारे में बताया गया है। मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित यह किताब विश्व की 13 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है दोस्तों। नेक्स्ट 77 नंबर है, पुस्तक अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? अभी जस्ट पूछे थे दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर है ये। विंग्स ऑफ फायर, तो ये फायर तो बिल्कुल एपीजे अब्दुल कलाम की ही होगी, विंग्स ऑफ फायर। देखिए 78 नंबर है, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा जयराम रमेश। इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक जयराम रमेश हैं दोस्तों। क्या जयराम रमेश द्वारा लिखी पुस्तक निम्नलिखित है? इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर 2017, याद रखिए ओल्ड हिस्ट्री न्यू ज्योग्राफी 2016 में, और ग्रीन सिग्नल्स इकोलॉजिक ग्रोथ 2015 में लिखा गया था दोस्तों जयराम रमेश के द्वारा।
नेक्स्ट उसके बाद देखिए 79 नंबर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। बहुत ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखिएगा आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू। देखिए इसके बारे में पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन, आई डू व्हाट आई डू, द थर्ड पिलर, फॉल्ट, याद रखिएगा फॉल्ट लाइन्स हाउ ही डिड। क्या आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक हैं रघुराम राजन जी। द थर्ड पिलर ये भी है रघुराम राजन जी की है, और फॉल्ट लाइन्स हाउ ही डिड यह भी दोस्तों किसका है, रघुराम राजन जी का। सूर्य प्रकाश का देखिए द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसीज और डार्केस्ट ओवर। क्या द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसीज डार्केस्ट ओवर की पुस्तक के लेखक सूर्य प्रकाश हैं। केपी माथुर की पुस्तक देखिए द अनसीन इंदिरा गांधी, द अनसीन इंदिरा गांधी के लेखक हैं केपी माथुर। अरुंधति राय का देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति राय की ये पुस्तक है दोस्तों। नेक्स्ट 80 नंबर देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, देखिए इसके बारे में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। यह आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखा था दोस्तों। नेक्स्ट 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर लिखित साहित्यिक रचना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गोरा और घर बायरे, गोरा और घर बायरे। क्या 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित ये साहित्यिक रचना कौन सी है, गोरा और घरे बायरे, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों इसके बारे में देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि साहित्यकार एवं दार्शनिक थे, जिन्होंने गुरुदेव कहकर भी याद रखिए पुकारा जाता था दोस्तों। और इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में भी नवाजा गया था। ये एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। गीतांजलि, पोस्टर मास्टर, गोरा तथा घर और बाहर आदि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित प्रमुख साहित्यिक रचना है दोस्तों। 82 नंबर देखिए इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है। इंडियन फिलॉसफी याद है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए इंडियन फिलॉसफी के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। स्वर्णिम दहलीज और द वर्ड ऑफ टाइम इन द याद रखिए बाजार्स ऑफ हैदराबाद सरोजिनी नायडू की है ये दोस्तों पुस्तक। क्या सरोजिनी नायडू किस क्या क्या लिखे हैं, स्वर्णिम दहलीज, द वर्ड ऑफ टाइम और इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। शिव खेरा या खेरा फ्रीडम किसके द्वारा, शिव खेरा और खेरा के द्वारा लिखा गया पुस्तक देखिए फ्रीडम इज नॉट फ्री यू कैन विन और लिविंग विथ हॉनर। ये पुस्तक जो लिखे हैं दोस्तों शिव खेरा ने लिखे हैं। स्वामी विवेकानंद देखिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, द ईस्ट एंड द वेस्ट, द ईस्ट एंड द वेस्ट स्वामी विवेकानंद की है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, याद रखिएगा। नेक्स्ट 83 नंबर क्या है, ट्रेसेंड्स। क्या दोस्तों ट्रेसेंड्स नामक जीवनी निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व पर लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो देखिए अच्छी तरह से। ऐसे तो ये लिखा गया है ट्रेसेंड्स नामक पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है। तो देखिए इसके बारे में क्या है, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ट्रेसेंड्स नामक पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक स्वामी जी महाराज पर लिखी गई है और इस पुस्तक में कलाम के आध्यात्मिक अनुभवों तथा स्वाभाविक रूपों को प्रदर्शित किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। एक तरह से इसको कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों 84 नंबर मालगुडी नामक काल्पनिक गांव वो उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आर के नारायण। मालगुडी डेज किसने लिखा है, आर के नारायण ने लिखा है दोस्तों। देखिए आर के नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी था। आर के नारायण अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकारों में से एक थे। मालगुडी दक्षिण भारत की एक काल्पनिक स्थान है और इसी को आधार बनाकर उन्होंने मालगुडी डेज की रचना किया और इनकी उन रचनाओं में द डार्क रूम, द गाइड माई डेज, द पेंटर ऑफ साइंस आदि प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। नेक्स्ट 85 नंबर मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है। तो आर के नारायण।
आर के नारायण मालगुडी डेज, याद रखिएगा आर के नारायण की है मालगुडी डेज, जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं इसका। तो देखिए नेक्स्ट है दोस्तों 86 नंबर, यदि कविता एक पेड़ के पत्तों के रूप में नहीं आती है तो बेहतर है कि यह नो आए। डैश ने कहा, किसने कहा दोस्तों? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा जॉन किट्स ने कहा। यदि कविता एक पेड़ की पत्तों के रूप में नहीं आती है तो बेहतर है कि यह नो आए, जॉन किट्स ने कहा था। देखिए जॉन किट्स अंग्रेजी साहित्य के प्रख्यात रोमांटिक कवियों में से एक है और उन्होंने कहा कि यदि कविता एक पेड़ के पत्तों के रूप में नहीं आती है तो बेहतर है कि यह नो आए। नेक्स्ट 87 नंबर देखिए, बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक का नाम की पहचान करें जो दो जुड़वा भाइयों की कहानी बताती है और साथ ही इस बात का वर्णन करती है कि लोगों के जीवन व व्यवहार में छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल क्या, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स। देखिए द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय द्वारा रचित पुस्तक है और इस पुस्तक के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसमें दो जुड़वा भाइयों की कहानी है। पुस्तक इस बात का भी वर्णन करती है कि लोगों के जीवन व व्यवहार में छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। नेक्स्ट 88 नंबर, अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? अरुण शौरी। अरुण शौरी दोस्तों अनीता गेट्स बेल की पुस्तक है, अनीता गेट्स बेल की पुस्तक है अरुण शौरी। देखिए इसके बारे में, अनीता गेट्स बेल पुस्तक के लेखक अरुण शौरी है दोस्तों। 89 नंबर देखिए, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ माला डीज द्वारा लिखी गई है। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ माला डीज द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल झुम्पा लाहिड़ी। इंटरप्रेटर ऑफ माल डीज किसके द्वारा लिखा गया? झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। झुम्पा लाहिड़ी एक भारतीय अमेरिकी लेखिका है। इंटरप्रेटर ऑफ माल डीज या माला डीज लघु कहानियों का संग्रह है जो वर्ष 1999 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के लिए उन्हें वर्ष 2000 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनकी अन्य पुस्तकें द नेमसेक 2003, द लॉलैंड्स याद रखिएगा दोस्तों 2013। नेक्स्ट 90 नंबर है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है? प्लेइंग इट माई वे है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे, याद रखिएगा। क्या है? प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इसे 5 नवंबर 2014 ईस्वी को मुंबई में लॉन्च किया गया था। पुस्तक तेंदुलकर के प्रारंभिक दिनों, उनके 24 वर्षों के अंतराल कैरियर और उनके जीवन के पहलुओं को याद रखिए सारांशित किया करती है दोस्तों। नेक्स्ट 91 नंबर, किस खिलाड़ी की जीवनी का प्रकाशन शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है? तो ये याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर। इसके बारे में अभी जस्ट हम लोग बता चुके हैं दोस्तों सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट देखिए, जिन्ना ओफेन केम टू ओवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है? जिन्ना ओफेन केम टू ओवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखिए किरण दोषी है, किरण दोषी। देखिए इसके बारे में, जिन्ना ओफेन केम टू ओवर हाउस पुस्तक के लेखक किरण दोषी है और किरण दोषी गुजरात के एक सेवानिवृत्त राजनीतिक एक शिक्षाविद है जिन्हें हाल ही में उनकी पुस्तक जिन्ना ओफेन केम टू ओवर हाउस के लिए वर्ष 2016 में प्रतिष्ठित द हिंदू पुरस्कार से नवाजा गया था दोस्तों। नेक्स्ट 93 नंबर, पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल SM खान। पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा SM खान है। देखिए कि द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन के नाम से मशहूर वैज्ञानिक अब्दुल कलाम पर आधारित पुस्तक है जिसके लेखक SM खान है दोस्तों, SM खान। नेक्स्ट, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? वन इंडियन गर्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल क्या? चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत है दोस्तों। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक चेतन भगत है और इसका प्रकाशन 1 अक्टूबर 2016 को हुआ था। नेक्स्ट, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखा है? क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो याद रखिए कपिल देव ने लिखा है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक, कपिल देव। देखिए क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। यह 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल भारतीयों के सहयोग से। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था भारतीयों के सहयोग से। नेक्स्ट दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट 1997 नंबर देखिए, आर के नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं है? आर के नारायण, तो याद रखिएगा टू लीव्स एंड अ बर्ड नहीं है, टू लीव्स अ बर्ड की नहीं है, बाकी सब है। बैचलर ऑफ आर्ट्स है, वेटिंग फॉर द महात्मा है, द इंग्लिश टीचर आर के नारायण की है। देखिए इसके बारे में, आर के नारायण की प्रमुख कृतियाँ वेटिंग फॉर द महात्मा, द इंग्लिश टीचर और बैचलर ऑफ आर्ट्स, डिमोन्स एंड अदर्स एंड द वर्ल्ड ऑफ नागराज, द डार्क रूम और स्वामी एंड फ्रेंड्स, अ टाइगर ऑफ मालगुडी और याद रखिएगा अंडर द बनाइन ट्री, द पेंटर ऑफ साइन आदि है। टू लीव्स एंड अ बर्ड के लेखक मुल्क राज आनंद हैं। टू लीव्स एंड अ बर्ड के लेखक मुल्क राज आनंद हैं दोस्तों। नेक्स्ट 98 नंबर देखिए, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स में बेहतरीन काम के लिए 2015 में मैन बुकर पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल याद रखिएगा, क्या है? मार्लोन जेम्स है, मार्लोन जेम्स है दोस्तों, मार्लोन जेम्स। देखिए इसके बारे में, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स में बेहतरीन कार्य के लिए 2015 में मैन बुकर पुरस्कार के विजेता मार्लोन जेम्स थे, जबकि वर्ष 2019 में मैन बुकर पुरस्कार संयुक्त रूप से मार्गरेट एटवुड कनाडा एवं बर्नरडाइन एवरिस्टो को उनकी रचना क्रमशः द टेस्टमेंट्स एवं गर्ल वोमेन अदर के लिए सम्मानित किया गया था दोस्तों। क्या याद रखें? द टेस्टामेंट्स एंड गर्ल वोमेन के लिए। नेक्स्ट 99 नंबर देखिए, नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई है? नाट्य शास्त्र, इसको तो कौन नहीं जानता है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। याद रखिए, नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं, इसके रचयिता भरत मुनि है दोस्तों। नेक्स्ट है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? टू किल अ मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है दोस्तों? तो यह हमेशा याद रखिएगा हार्पर ली है। कौन है? हार्पर ली। याद रखिएगा हार्पर ली इसके लेखक हैं, हार्पर ली। देखिए टू किल अ मॉकिंग बर्ड के लेखक हार्पर ली है, याद रखिएगा। देखिए टू किल अ मॉकिंग बर्ड 1960 में प्रकाशित हार्पर ली का एक उपन्यास है दोस्तों। नेक्स्ट 101 नंबर है, विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो विद्यापति दोस्तों मैथिली भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे, याद रखिएगा। और इसके बारे में देखिए, विद्यापति भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। विद्यापति की रचनाएं संस्कृत, अवहट्ट एवं मैथिली तीनों में मिलती है और इन्हें वैष्णव व शैव भक्ति के सेतु के रूप में स्वीकार किया गया है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है 102 नंबर, किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? तो याद रखिएगा नीरद सिंह चौधरी, ये भारत की आत्मकथा लिखी थी। याद रखिए नीरद चंद्र चौधरी ने भारत की आत्मकथा लिखी थी। नीरद बादल के विद्वान एवं अंग्रेजी लेखक थे और इनके द्वारा रचित एक जीवनी स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए सन 1975 ईस्वी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। किसके लिए? तो स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए। याद रखें कब? तो 1975 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया था दोस्तों नीरद चंद्र चौधरी को, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या नीरज सिंह चौधरी को। नेक्स्ट 103 नंबर है, इनमें से किसे लेडी विद द लैंप का खिताब दिया गया है? इनमें से किसे लेडी विद द लैंप का खिताब दिया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। इनमें से किसे लेडी विद द लैंप का खिताब दिया गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दिया गया। देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है और दया व सेवा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस
नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प दीपक वाली महिला का खिताब दिया गया दोस्तों। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प दीपक वाली महिला का खिताब दिया गया दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 104 नंबर है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिए, आनंद मठ उपन्यास के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक बांग्ला भाषा का उपन्यास है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम इस उपन्यास से उद्धृत है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है 105 नंबर, मेकिंग इंडिया ऑसम। याद रखिए, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तिका के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल चेतन भगत मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक हैं। देखिए, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तिका के लेखक चेतन भगत हैं और इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, पॉइंट समवन, टू स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, ये सभी जो है दोस्तों चेतन भगत की पुस्तक है। नेक्स्ट 101 नंबर देखिए, 106 नंबर, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा, सुनील गावस्कर स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक हैं सुनील गावस्कर। देखिए, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं। इन्हें 1980 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा खेल जगत के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तथा सुनील गावस्कर को 1975 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 107 नंबर, जून 2015 में प्रकाशित याद रखिएगा ट्रेन स्कैंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विथ प्रमुख स्वामी जी पुस्तक के इनमें से कौन से राजनीतिक लेखक थे? तो याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम थे दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए इसके बारे में, जून में प्रकाशित ट्रेन, याद रखिएगा ट्रेन स्कैंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विथ प्रमुख स्वामी जी पुस्तक के लेखक पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे दोस्तों। नेक्स्ट 108 नंबर है, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? इंदिरा गांधी के जीवनी के लेखक का नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा पुपुल जयकर है। इसके बारे में देखिए, इंदिरा गांधी की जीवनी, इंदिरा गांधी ये याद रखिएगा दोस्तों इंटीमेट बायोग्राफी 1992 के लेखक पुपुल जयकर हैं। पुपुल जयकर जो 70 वर्ष की आयु में राजीव गांधी के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बनी तथा राजीव गांधी की सांस्कृतिक सलाहकार रही और पुपुल जयकर को समाज सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 ईस्वी में पद्म पुरस्कार या पद्म भूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट 109 नंबर, गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? अमार सोनार बांग्ला, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हैं दोस्तों। देखिए, अमार सोनार बांग्ला मेरा सोने का बंगाल या मेरा सोने जैसा बंगाल बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और इसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में लिखा था। टैगोर ने इसे बंग भंग के समय सन 1906 ईस्वी में लिखा था, बंग भंग के समय। नेक्स्ट 110 नंबर देखिए, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद या अबुल कलाम द्वारा लिखी गई है? अबुल कलाम द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द लाइफ ट्री। ये डॉक्टर अबुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द लाइफ ट्री। देखिए इसके बारे में, द लाइफ ट्री डॉक्टर अबुल कलाम द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। यह किताब 26 कविताओं की एक दुर्जेय व्याख्या है जो एक ही समय में निजी और सार्वजनिक रहा है। यह किताब 2005 में आई थी दोस्तों। नेक्स्ट 111 नंबर देखिए, निम्नलिखित नामों में से याद रखिएगा नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? नीलांजना सुदेशना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झुम्पा लहरी। देखिए इसके बारे में, क्या नीलांजना सुदेशना झुम्पा लहरी को भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है और यह लघु कथा के लिए जानी जाती है और इनकी प्रमुख किताब द नेमसेक, द लोलैंड और इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज आदि इत्यादि है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 112 नंबर, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, माई कंट्री माई लाइफ नहीं है। द साइंटिफिक इंडियन, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक लिखे हैं इसको। और याद रखिए इनविजनिंग एंड याद रखिए एम्पावर्ड नेशन, ये भी APJ अब्दुल कलाम की है। इग्नाइटेड माइंड्स, ये भी APJ अब्दुल कलाम की है दोस्तों। देखिए माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ। अन्य तीनों द साइंटिफिक इंडियन और इनविजनिंग एंड याद रखिए एम्पावर्ड नेशन तथा इग्नाइटेड माइंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट 113 नंबर, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा शरद पवार का। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो शरद पवार की आत्मकथा है। लाइफ ऑन माई टर्म्स शरद पवार की आत्मकथा है। और इस पुस्तक में मराठा नेता शरद पवार ने 50 साल के राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों का विस्तृत वर्णन किया है। लाइफ ऑन माई टर्म्स शरद पवार की आत्मकथा है। इस पुस्तक में मराठा नेता शरद पवार ने 50 साल के राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों का विस्तृत वर्णन किया है दोस्तों। नेक्स्ट है, टेनिस में किसे कांट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है? टेनिस में किसे कांट मिस स्विस के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा मार्टिना हैंगिस को जाना जाता है। याद रखिएगा स्विस स्टार मार्टिना हैंगिस स्विट्जरलैंड टेनिस खिलाड़ी का उपनाम कांट मिस स्विस से जाना जाता है। यह एकल टेनिस खेल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रही है दोस्तों। क्या नाम है उसका? तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है मार्टिना हैंगिस। नेक्स्ट 115 नंबर, प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा सैम पित्रोदा है दोस्तों, सैम पित्रोदा। देखिए प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक सैम पित्रोदा है। और इनको भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट 116 नंबर, द सेल आउट नामक पुस्तक के लिए मैन बुकर प्राइज 2016 के विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों पॉल बीटी। द सेल आउट नामक पुस्तक के लिए मैन बुकर प्राइज 2016 के विजेता कौन है? पॉल बीटी है दोस्तों, पॉल बीटी। देखिए इसके बारे में, वर्ष 2016 का मैन बुकर प्राइज पॉल बीटी को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कृति द सेल आउट के लिए दिया गया। वर्ष 2018 का मैन बुकर प्राइज अन्ना बर्न्स को उनकी कृति मिल्क मैन के लिए प्रदान किया गया। जबकि वर्ष 2019 का मैन बुकर पुरस्कार संयुक्त रूप से मार्गरेट एटवुड एवं याद रखिए बर्नर डाइन एवरिस्टो को उनकी कृति क्रमशः द टेस्टमेंट्स एंड गर्ल वोमेन अदर के लिए सम्मानित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट 117 नंबर, हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई और 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड। हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड दोस्तों, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड J.K. रोलिंग एवं जैक थॉर्न द्वारा लिखित 2 भागों वाला नाटक है, जिसका आधिकारिक उद्घाटन 30 जुलाई 2016 को किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट 118 नंबर, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? डेज ऑफ ग्रेस, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑर्थर एस का। किसका है? ऑर्थर एस का है। देखिए डेज ऑफ ग्रेस ऑर्थर एस की जीवनी है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में सर्वोच्च स्तर पर खेलने वाले प्रथम अफ्रीकी अमेरिकन खिलाड़ी थे दोस्तों। डेज ऑफ ग्रेस ऑर्थर एस की जीवनी है, ये याद रखिएगा। ये याद रखिए, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में सर्वोच्च स्तर पर खेलने वाले प्रथम अमेरिकी खिलाड़ी थे दोस्तों। क्या नाम है? डेज ऑफ ग्रेस। नेक्स्ट 119 नंबर, पुस्तक टू द ब्रिक एंड बैक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयराम रमेश। पुस्तक टू द ब्रिक एंड बैंक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? जयराम रमेश है। नेक्स्ट
टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक जयराम रमेश है। यह किताब नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के 1991 के आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण परिवर्तन से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट 120 नंबर, हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है दोस्तों? मोहन राकेश हैं, याद रखिएगा, मोहन राकेश। इसके बारे में देखिए, आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है। इनके द्वारा लिखित अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, यह सभी है दोस्तों मोहन राकेश की पुस्तक है। नेक्स्ट है प्रमुख त्यौहार, मेले, फेमस फेस्टिवल और फेयर्स के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। क्या पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? पूर्ण कुंभ मेला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल याद रखिएगा, यह हर 12 वर्ष में एक बार होता है पूर्ण कुंभ मेला दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। देखिए, कुंभ पूर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसका आयोजन भारत के 4 कुंभ स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन व नासिक में किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। नेक्स्ट, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगई महोत्सव मनाता है? नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगई महोत्सव मनाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मणिपुर मनाता है, मणिपुर। देखिए, संगई महोत्सव प्रत्येक वर्ष 21 से 30 नवंबर को मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। इस महोत्सव में संस्कृति, याद रखिए, हथकरघा, हस्तशिल्प, स्वदेशी खेल, व्यंजन, संगीत और राज्य के साहसिक खेल आदि के क्षेत्र में मणिपुर की पर्यटन क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 123 नंबर, कर्नाटक का काम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है? कर्नाटक का काम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है? तो भैंसों की दौड़ से संबंधित है, भैंसों की दौड़ से। कर्नाटक का काम्बाला त्यौहार भैंसों की दौड़ से संबंधित है। यह त्यौहार ग्रामीण इलाकों में मनाया जाता है जो भगवान शिव के अवतार कंदरी मंजूनाथ को समर्पित है। काम्बाला त्यौहार में भैंसों की शक्ति और रफ्तार का प्रदर्शन होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 124 नंबर, गणगौर। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? गणगौर, ये जो गणगौर है दोस्तों, ये राजस्थान का है। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। गणगौर भारत के राजस्थान राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं या शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या गणगौर भारत के राजस्थान राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? यह चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती है दोस्तों। नेक्स्ट 125 नंबर, ओणम देश के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है ओणम। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, केरल का ये ओणम महत्वपूर्ण त्यौहार है। देखिए, ओणम केरल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए विशेष तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर केरल में बोट नौका रेस का भी आयोजन करवाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 126 नंबर, इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नवरात्रि। क्या दोस्तों? तो नवरात्रि। इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? नवरात्रि दोस्तों। देखिए, नवरात्रि का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। यह त्यौहार गुजरात का प्रमुख त्यौहार है जिसमें डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट 127 नंबर, असम में मनाए जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल बोहांग बिहू। असम में मनाए जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो याद रखिए, बोहांग बिहू है। देखिए, भारत त्योहारों का देश है। यह देश के विभिन्न भागों में समय समय पर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे बोहाग बिहू भारत के असम और उत्तरी पूर्वी राज्यों में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे रंगोली बिहू या हथ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह असम के नववर्ष के पूर्व पर 13 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 128 नंबर, ईस्टर का त्यौहार निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ईस्टर का त्यौहार, ये जो ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों,
दोस्तों रविवार को मनाया जाता है ईस्टर का त्यौहार। ईस्टर का त्यौहार ईसाइयों का महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। ईसाई धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुड फ्राइडे को सूली पर लटकाए जाने के तीसरे दिन ईसा मसीह यीशु पुनर्जीवित हो गए थे और इस मृत्युत्थान को ईसाई ईस्टर दिवस या ईस्टर रविवार मनाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो गुड फ्राइडे है को सूली पर लटकाया गया था दोस्तों ईसा मसीह को, याद रखिएगा। डैश को प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है। डैश को प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है। दिवाली को प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है दोस्तों। दिवाली भारत में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है और दीपों का खास पर्व होने के कारण इसे प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात इसी दिन अयोध्या वापस आए थे और उसी के उपलक्ष्य में नगरवासियों ने दीपों को जलाकर उनका विशेष स्वागत किया था दोस्तों। नेक्स्ट 130 नंबर, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब में छापर मेला। देखिए, छापर मेला पंजाब के लुधियाना जिले के छापर गांव में प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में गुग्गा पीर की याद में मनाया जाता है और लोहड़ी, दीपावली, लोहड़ी, दिवाली, गुरु पर्व, टीका, तीज आदि पंजाब के प्रमुख त्यौहार है दोस्तों। नेक्स्ट 131 नंबर, सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? नुआखाई, ये नुआखाई दोस्तों उड़ीसा से संबंधित है। सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। नुआखाई भारत में मुख्य रूप से उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। नुआखाई मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। यह भाद्रपद या भद्रा अगस्त सितंबर महीने के याद रखिए पखवाड़े के पंचमी तिथि 5वें दिन पर मनाया जाता है। नुआखाई का अर्थ नए खाने से है दोस्तों, नए खाने से, नया भोजन। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है? चीन करता है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल चीन के हार्बिन शहर में मनाया जाता है। यह वार्षिक शीतकालीन त्यौहार है जिसे हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1985 में हुई थी और यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी से आरंभ होकर 1 महीने तक चलता है। हाल ही में आयोजित 35वें आइस फेस्टिवल 2019 की थीम 20 याद रखिएगा 20 ईयर्स ग्रैंड सेरेमनी एंड रिव्यू थी दोस्तों। 20 ईयर्स ग्रैंड सेरेमनी एंड रिव्यू। नेक्स्ट है 133 नंबर, दुर्गा पूजा डैश का मुख्य त्यौहार है? दुर्गा पूजा। तो ये जो दुर्गा पूजा होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा बिल्कुल। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है दुर्गा पूजा। इसे बिहार में भी मनाया जाता है। दुर्गा पूजा, देखिए दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है। दुर्गा पूजा बंगाली पंचाग के छठे अश्विन में बढ़ते चंद्रमा की छठी तिथि से मनाया जाता है और इसके अतिरिक्त काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, होली, जन्माष्टमी, ईद, क्रिसमस आदि त्यौहार भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है। कहाँ रण उत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिएगा रण उत्सव मनाया जाता है दोस्तों गुजरात में। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है और इस उत्सव का आयोजन कच्छ के रेगिस्तान में किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा क्या? तो हॉर्नबिल त्यौहार। क्या दोस्तों? हॉर्नबिल त्यौहार। ये इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव है। यह महोत्सव हर वर्ष दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है और इस समारोह में नृत्य प्रदर्शनी, शिल्प पैरेड, खेल आदि का आयोजन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 136 नंबर, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार, याद रखिए हॉर्नबिल त्यौहार दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार। नेक्स्ट देखिए 137 नंबर, क्या लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? लोसुंग, ये जो लोसुंग है दोस्तों, तो याद रखिए ये सिक्किम का लोकप्रिय त्यौहार है दोस्तों लोसुंग।
नेक्स्ट है लोसुंग या लुसोंग सिक्किम राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है जो मुख्यतः बौद्ध धर्म वाले व्यक्तियों द्वारा मनाया जाता है। सिक्किम राज्य में मुख्य रूप से भोटिया, लेप्चा और नेपाली समुदाय के लोग हैं। क्या नाम है दोस्तों? भोटिया, लेप्चा और नेपाली समुदाय के लोग रहते हैं। नेक्स्ट 138 नंबर, इनमें से किस राज्य में हर वर्ष लुसुंग त्यौहार मनाया जाता है? लुसुंग त्यौहार, तो याद रखिएगा दोस्तों, लुसुंग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। 139 नंबर देखिए, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है? कुंभ का मेला, तो दोस्तों कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। कहाँ? तो उज्जैन में लगता है। याद रखिएगा, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है और कुंभ पूर्वी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। वर्तमान 2019 में अर्ध कुंभ का आयोजन प्रयागराज, इलाहाबाद में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है 140 नंबर, जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू क्या है? तो याद रखिएगा, जल्लीकट्टू दोस्तों सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। जल्लीकट्टू सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है दोस्तों, जल्लीकट्टू। देखिए, जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है, जिसमें बैलों या सांडों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है दोस्तों, जल्लीकट्टू को। 141 नंबर, बैल को काबू में करने वाला त्यौहार जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट 142 नंबर, सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? जल्लीकट्टू, तो याद रखिए तमिलनाडु में प्रसिद्ध है दोस्तों, जल्लीकट्टू। नेक्स्ट 143 नंबर, भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये केरल है। केरल, याद रखिएगा क्या दोस्तों, स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, भारत का केरल राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। इस रेस को बल्लम काली के नाम से भी जाना जाता है। यह केरल का एक पारंपरिक नौका दौड़ है। यह मुख्य रूप से शरद ऋतु में ओणम के फसल त्यौहार के मौसम के दौरान आयोजित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 144 नंबर देखिए, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडू, विशु और विशुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्योहारों किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो याद रखिएगा, ये बिल्कुल नए साल की शुरुआत की जश्न मनाते हैं। उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा या पथांडू, विशु और विशुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं दोस्तों? नए साल की जश्न मनाते हैं। नेक्स्ट, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडू और विशु और विशुआ संक्रांति, ये सभी त्यौहार भारत के नए साल की शुरुआत को जश्न मनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, मकर संक्रांति क्या है? याद रखिएगा, मकर संक्रांति ये पतंग महोत्सव है दोस्तों, मकर संक्रांति पतंग महोत्सव है। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यह भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे पतंग उत्सव के रूप में भी माना जाता है दोस्तों, और उत्तर भारत में इसे दान का पर्व भी कहा जाता है। इस त्यौहार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बिहार में खिचड़ी के नाम से, दक्षिण भारत में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है मकर संक्रांति को दोस्तों। नेक्स्ट 146 नंबर, निम्नलिखित के समानता है, निम्नलिखित के बीच समानता है मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल यह सभी पर्वों के नाम फसल के कटाई से है। मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी, बैसाखी, ये सभी का संबंध जो है दोस्तों, ये सभी पर्वों के नाम फसल के कटाई से है। देखिए, मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह फसल अच्छी होने की प्रसन्नता में मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल तथा पंजाब और हरियाणा में बैसाखी भी फसल अच्छी होने की खुशी में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? भारतीय होली कैसे मनाते हैं? तो याद रखिएगा, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर ये दोस्तों होली मनाते हैं। भारतीय होली रंगों का त्यौहार है जिसे हर साल फागुन महीने में मार्च हिंदू धर्म के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और इसमें लोग आपस में गले लगते हैं और एक दूसरे को रंग और अबीर लगाते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट 148 नंबर, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुष्कर मेला। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो पुष्कर मेला का हिस्सा है। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार पुष्कर वार्षिक मेले का हिस्सा है। यह अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, यहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 149 नंबर देखिए, क्या सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या है दोस्तों? याद रखिए, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव सिग्मो है। सिग्मो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है दोस्तों। सिग्मो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। याद रखिएगा, सिग्मो उत्सव मुख्यतः गोवा के हिंदुओं द्वारा बड़े धूमधाम से बसंत के आगमन पर मनाया जाता है। यह उत्सव फागुन के महीने में 14 दिनों तक मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे दिवस के बारे में, डे के बारे में। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया था? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रशांत चंद्र महालनोबिस। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया था? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस के याद में। देखिए, प्रशांत चंद्र महालनोबिस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल बनाया था और आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उसके अहम योगदान के सम्मान में भारत सरकार द्वारा उनके जन्मदिन 29 जून को प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस, तो याद रखिएगा, ये जो विश्व ओजोन दिवस है 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। देखिए, विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 2019 की थीम 32 वर्ष और हीलिंग है, जबकि कुछ अन्य दिवस निम्नतः है। 15 जनवरी को सेना दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 15 जनवरी को सेना दिवस, 16 दिसंबर को दोस्तों विजय दिवस, और याद रखिएगा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 22 मार्च को। देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार विश्व जल दिवस 1993 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में अपने एजेंडा 21 में रियो डी जेनेरियो में प्रस्ताव दिया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य लोगों के बीच में जल संरक्षण का महोत्सव, साफ पीने योग्य जल का महत्व आदि बताना था। और इस वर्ष 2019 का विषय कोई एक भी पीछे छूटे ना या पीछे न छूटे और लिविंग नो वन बिहाइंड, इसकी दोस्तों क्या है? थीम है। नेक्स्ट 153 नंबर देखिए, भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वराज दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को। भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? 26 जनवरी को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए इसके बारे में, भारतीय इतिहास में 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस, याद रखिए, स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है 154 नंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अब देखिए इसके बारे में, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ है ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को कम करके कम ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा की बचत करना। बेहतर ऊर्जा कुशलता और संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को स्थापित किया। यह भारत सरकार के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है जो ऊर्जा का उपयोग कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है दोस्तों। नेक्स्ट 155 नंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस याद रखिए UN डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? UN डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो 24 अक्टूबर को UN डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशंस का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष।
नेक्स्ट 156 नंबर, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये याद रखिएगा हमेशा, स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1993 में आयोजित विश्व धर्म सभा में सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और 1 मई 1897 को इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था दोस्तों। नेक्स्ट 157 नंबर देखिए, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 158 नंबर, 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन WHC की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस WHD के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 जनवरी को। 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन WHC की पहली वर्षगांठ की चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जबकि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है 159 नंबर, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 160 नंबर, भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि भारत में महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को तमिलनाडु ईरोड में हुआ था। इन्होंने संख्या पद्धति एवं गणित के अन्य क्षेत्रों में यह अतुलनीय योगदान दिया। केंद्र सरकार द्वारा इनके 125वीं वर्षगांठ पर वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट 161 नंबर, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल श्रीनिवास रामानुजन। नेक्स्ट 162 नंबर, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा याद रखिए आयोजन मनाया जाता है 9 जनवरी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल प्रवासी भारतीय दिवस PVD मनाया जाता है। PVD देखिए, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस PVD का आयोजन किया जाता है और इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 से वो स्वदेश लौटे थे दोस्तों। याद रखिए 1915। और इस दिन को या इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन 2003 में से हुई थी। प्रवासी भारतीय दिवस की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंधवी के दिमाग की उपज थी। 15वें प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का आयोजन बनारस या वाराणसी उत्तर प्रदेश में 21 से 23 जनवरी को किया गया है और जिसकी थीम थी नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। नेक्स्ट 163 नंबर देखिए, क्या आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में के स्मरण में किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस। 164 नंबर, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय नौसेना दिवस तो 4 दिसंबर को राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है।
भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह 1971 की जंग में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर जीत की याद में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना को द रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता था, जिसे 1954 से भारतीय नौसेना के नाम से जाना जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस समय नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह है दोस्तों। नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह है। नेक्स्ट है दोस्तों, पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन डैश के तौर पर मनाया जाता है। पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन डैश के तौर पर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन डैश के तौर पर मनाया जाता है, सेवा दिवस के रूप में। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 67वें जन्म दिवस 2017 को पूरे भारत में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया और इस अवसर पर देश में चिकित्सा शिविरों, रक्तदान कार्यक्रमों एवं स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। नेक्स्ट 166 नंबर, भारत हर साल डैश को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। किसको मनाते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? एकता दिवस। ये ऑप्शन में तो है ही नहीं इसका आंसर। देखिए इसका राइट आंसर होना चाहिए 31 अक्टूबर। देखिए क्या है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जबकि 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और आरआरबी ने सी को माना है, जबकि विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। इसका राइट आंसर 31 अक्टूबर होगा। नेक्स्ट 167 नंबर, भारत 29 अगस्त को डैश के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, देखिए मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। वह भारतीय हॉकी टीम के महान खिलाड़ी थे और इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस क्या भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 29 अगस्त को। भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 170 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता डैश को मनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1993 से यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 171 नंबर, देखिए भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस, तो भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय थल सेना या थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना याद रखिए, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को तथा भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। वायुसेना पूछा जाएगा 8 अक्टूबर को, नौसेना पूछा जाएगा 4 दिसंबर को और राष्ट्रीय सेना दिवस पूछा जाएगा दोस्तों तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? तो याद रखिएगा दोस्तों 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को विश्व एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। देखिए अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस प्रतिवर्ष 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस एनिमेशन फिल्मों की स्क्रीनिंग, कार्यकलाओं का आयोजन, कलाकृति और तस्वीरों का प्रदर्शन, तकनीकी प्रदर्शन और एनिमेशन की कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट 173 नंबर, 20 फरवरी को डैश के रूप में मनाया जाता है। 20 फरवरी को, तो ये जो 20 फरवरी को दोस्तों सामाजिक न्याय का विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 फरवरी को याद रखिएगा सामाजिक न्याय का विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2007 में 20 फरवरी का विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2019 में इस दिवस का मुख्य विषय, यदि आप शांति और विकास चाहते हैं तो सामाजिक न्याय के लिए काम करें, याद रखिएगा। नेक्स्ट 174 नंबर, विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा बी नंबर 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 3 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट 175 नंबर, विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस, अब इसके बारे में देखिए, तो इसका जो राइट आंसर पहले देख लीजिए क्या है। तो बिल्कुल गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2019 का थीम आई लव एस्प्रो है दोस्तों, आई लव एस्प्रो। देखिए किस तारीख तिथि को विश्व लायन दिवस मनाया जाता है, विश्व लायन दिवस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 अगस्त को विश्व लायन दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व लायन डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, 10 अगस्त को। नेक्स्ट है 177 नंबर, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, तो याद रखिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, हिंदी दिवस। देखिए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित की गई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया दोस्तों, 14 सितंबर 1953 को। नेक्स्ट 178 नंबर, विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 18 अप्रैल को मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। देखिए विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 179 नंबर, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस, तो विश्व कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल डैश मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं दिवस। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं दिवस मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 181 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष इस दिन को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो याद रखिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को। देखिए 182 नंबर क्या है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 जून को। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 2019 में इसकी थीम वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन है दोस्तों, एयर पोल्यूशन। 183 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो याद रखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में की थी दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट 184 नंबर, इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे, तो याद रखिएगा 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। 185 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस डैश को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, तो याद रखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। वर्ष 2018 में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन तथा 2019 की थीम एयर पोल्यूशन है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। वर्ष 2018 में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन था तथा
2019 की थीम एयर पोल्यूशन है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट 186 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, तो अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को। 187 नंबर देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वही क्वेश्चन है, 5 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट 188 नंबर देखिए, भारतीय संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे डैश को मनाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत का संविधान दिवस। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट 190 नंबर, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट दोस्तों 191 नंबर, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? कुष्ठ रोधी दिवस, तो याद रखिए 30 जनवरी को कुष्ठ रोधी दिवस मनाया जाता है और कुष्ठ रोधी दिवस 30 जनवरी को। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम सन 1955 में प्रारंभ किया गया। 2016 में यह दिवस 30 जनवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, और 2016 में 30 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट 193 नंबर, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस, तो याद रखिए 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा दिवस दोस्तों? सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। नेक्स्ट 6 नंबर है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसके बारे में क्या है। यूएन कंज्यूमर बिल में परिभाषित अधिकारों में उपभोक्ता अधिकार निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल याद रखिएगा, प्रतियोगिता का अधिकार, प्रतियोगिता का अधिकार नहीं है। यूएन कंज्यूमर बिल में परिभाषित अधिकारों में उपभोक्ता अधिकार निम्न में से कौन नहीं है? तो प्रतियोगिता का अधिकार नहीं है दोस्तों। बाकी सब है, चयन करने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, निवारण का अधिकार है। देखिए यूएन कंज्यूमर बिल में परिभाषित उपभोक्ता अधिकार में प्रतियोगिता का अधिकार शामिल नहीं है। जॉन एफ कैनेडी ने इस बिल में 8 अधिकारों की बात की थी। बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का अधिकार, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और स्वस्थ वातावरण का अधिकार, चयन करने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार आदि है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 15 मार्च को। नेक्स्ट 195 नंबर देखिए, क्या यूनिटर के लिए डैश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। अब देखिए इसके बारे में क्या है। यूनिटर यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के लिए एक समर्पित प्रशिक्षण शाखा है और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारतीय राजनयिक निखिल सेठ को इसका प्रमुख बनाया गया है। उन्होंने आयरलैंड के निवासी सेली फेगन वाइलेस का स्थान लिया है दोस्तों। नेक्स्ट 196 नंबर, 8वें संयुक्त राष्ट्र
महासचिव का नाम क्या है? 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल याद रखिए, बान की मून है। क्या है? बान की मून। देखिए 8वें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून दक्षिण कोरिया के थे दोस्तों। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2016 तक था और इसके पूर्व ये दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं और इन्होंने यह कार्यभार 1 जनवरी 2017 को ग्रहण किया है दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट 197 नंबर, संयुक्त राष्ट्र पोस्टल डाक प्रशासन ने इनमें से किस याद रखिएगा शख्सियत की याद में भारतीय संगीत सम्राट याद रखिए एक डाक टिकट जारी किया? संयुक्त राष्ट्र पोस्टल डाक प्रशासन ने इनमें से किस शख्सियत की याद में भारतीय संगीत सम्राट एक डाक टिकट जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों MS सुब्बालक्ष्मी। MS सुब्बालक्ष्मी। 2 अक्टूबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र UN ने भारत के कर्नाटक संगीत के कलाकार दिवंगत MS सुब्बालक्ष्मी के सम्मान में उनकी 100वीं जयंती पर एक डाक टिकट जारी किया जिसकी कीमत $79.83 याद रखिए 79.83 रुपया है और डॉलर में कहा जाए तो $1.20 है। वह UN में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय था। भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार थी दोस्तों। नेक्स्ट 198 नंबर देखिए, जनेवा टू सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा याद रखिए समर्थित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था जिसको किस देश के भविष्य को तय करने हेतु आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? डी नंबर, सीरिया। जनेवा 2 सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था जिसको किस देश के भविष्य को तय करने हेतु आयोजित किया गया? तो सीरिया। नेक्स्ट अब देखिए, जनेवा 2 सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था जिसको सीरिया देश का भविष्य तय करने हेतु आयोजित किया गया। यह जनवरी-फरवरी 2014 में स्विट्जरलैंड के जनेवा एवं मॉन्ट्रिक्स शहर में संपन्न हुआ। नेक्स्ट 199 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विजया लक्ष्मी पंडित थे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पद संभालने वाली प्रथम भारतीय महिला विजया लक्ष्मी पंडित थी। ये मोतीलाल नेहरू की बेटी थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या 193 है दोस्तों, 193। नेक्स्ट है 120 नंबर देखिए, उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने US सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम हावर्ड टाफ्ट। विलियम हावर्ड टाफ्ट। देखिए इसके बारे में, विलियम हावर्ड टाफ्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे। वह 1909 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 27वें राष्ट्रपति थे। वर्ष 1921 से 1930 ईस्वी तक संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था दोस्तों, याद रखिए।